Good morning student, I be your chemistry teachers. Now start the previous section questions. These questions are very important. Alright, now start the questions. Write to differentiate between order and molecularity of a reaction. तो it means आपको differentiate बताना है orders and molecularity में. Clear or not? First one order of reaction, second one is molecularity of reaction. Clear or not? Now first point, it is a sum of tire concentration terms on which die rate of reaction actually depend. तो it means actual में आपके पास rate of reaction क्या होता है, directly proportional to reactant के होते हैं. आप directly इससे क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इट इज नंबर ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल दैट मस्ट बी कोलाइड वन अनदर साइमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन. तो इट मीन्स इससे पहले वाली जो आपका एक्चुअल रिएक्शन एज इट इज जो है उसको नोट करेंगे, एंड सेकेंड वाला आपके पास केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है जब आपका कोलिजन हो जाएगा. क्लियर नॉट? तो सेकेंड इक्वेशन आपके कोलिजन पे डिपेंड करती है, और लास्ट में जो आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा केमिकल रिएक्शन में, इस पे डिपेंड करता है. क्लियर नॉट? जबकि आपके पास ऑर्डर जो है आप डायरेक्टली एज इट इज जो है एक्चुअल में उसको ठीक है लिख लेंगे, जबकि आपके पास मॉलिक्यूलिटी जो है जब आपकी कंप्लीट रिएक्शन कोलिजन हो जाएगा उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा देन केमिकल रिएक्शन में ये लिखेंगे. क्लियर नॉट? नेक्स्ट है बेटा, इट कैन बी फ्रैक्शन एज वेल एज जीरो, बिकॉज जो आपके पास ऑर्डर है ये आपके पास पावर में होती है इसकी वैल्यू, तो इट मीन्स ये आपके पास जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है. क्लियर नॉट? जबकि बेटा सेकंड वाला है आपके पास, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, तो इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर्स के फॉर्म में होगा, होल नंबर्स के फॉर्म में जीरो और फ्रैक्शन नहीं हो सकता. क्लियर नॉट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. फर्स्ट है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. क्लियर नॉट? नेक्स्ट है हाफ लाइफ पीरियड्स ऑफ रिएक्शंस टी हाफ. क्लियर नॉट? आपने क्वेश्चंस पहले भी देखे हैं कि फर्स्ट आपके सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट का आंसर है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. इसका आंसर देखिए, दोस रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट आर अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वो कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं होती है, बट उसकी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अप्लाई करती है. क्लियर और नॉट? दीज रिएक्शन आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर और नॉट? नेक्स्ट है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन. द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड. तो इट मीन्स स्टार्टिंग में वो आर था, जब वो आर नॉट हुआ, ठीक है, तो इट मीन्स आर नॉट भी हाफ हो गया. क्लियर? और तो इट मीन्स हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कोई चीज़ होती है तो हम वहाँ पर आर नॉट लेते हैं इनिशियल के लिए, और कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिक क्या आपके पास हाफ लाइफ पीरियड के लिए आर नॉट क्या होता है, आर नॉट का हाफ हो जाता है, जैसे टी हाफ हो जाता है. क्लियर? तो इट मीन्स यहाँ पर कह रहे हैं द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड. तो इट मीन्स टाइम, आप जो टाइम पीरियड हाफ करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है उसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ. क्लियर नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एक्सप्लेन द टर्म्स रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट आपको पता है, आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हेल्प से रेट निकाल सकते हैं. इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है. लेट कर लीजिए हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो आर नॉट की पावर जीरो होता है. और नेक्स्ट वाले में हम क्या करते हैं, आपको पता है कोई भी रेट जब निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. यू अंडरस्टूड और नॉट? अगर आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आर की पावर जीरो आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आर की पावर वन आएगा, अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आर की पावर टू आएगा, अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तो आर की पावर थ्री आएगा. क्लियर नॉट? लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रेट कांस्टेंट की. तो रेट कांस्टेंट आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है. वो किसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का. रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होता है. देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि आपके पास जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, ठीक है, तो वो होगा आपका के. इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी. अगर हम रिएक्टेंट की जगह वन पुट अप कर दें, वो कब होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही होता है. आर की पावर जीरो, किसी की पावर भी जीरो क्या होता है बेटा? वन हो जाता है. क्लियर नॉट? तो इट मीन्स रेट कांस्टेंट आपके पास, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शंस व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी. इट मीन्स वो वन हो जाएगा कब? जब उसके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अप्लाई करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट के की बात की गई है, वो आपके पास एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है जब आपके पास रेट और जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट का वन हो जाए. वो कब होगा आपके पास? जब उसकी पावर में क्या होगा, आपके पास जीरो होगा और उसकी वैल्यू वन आ जाएगी. तो डायरेक्टली आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन के इक्विवेलेंट हो जाएगा. नेक्स्ट बेटा हाफ लाइफ पीरियड आपने पहले पढ़ा है, द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड. ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास कह रहे हैं कोई भी रिएक्शन अगर आपके पास इनिशियल का हाफ हो जाता है तो टाइम पीरियड भी उसका हाफ हो जाएगा. क्लियर और नॉट? और जो वैल्यू टी हाफ आप निकालोगे, जैसे बोलोगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन. क्लियर और नॉट?
क्लियर? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल टेल मी. ओके, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. फॉर अ केमिकल रिएक्शन, तो इट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. द वेरिएशन द कंसंट्रेशन. क्लियर? तो इट मीन सबसे पहले कंसंट्रेशन आर की बात करें और टाइम टी की बात करें. ठीक है. प्लॉट और ग्राफ, आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, देखिए, जिसका हम डाउन में जा रहा है स्लोप. ठीक है. प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व. तो ये ऑल इंडिया लेवल 2014 में आया है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है, नेक्स्ट आपको स्लोप बताना है कर्व का क्या होगा. क्लियर हो गया? तो फर्स्ट आप डायग्राम देखिए, ये आपका, ठीक है, डाउन में जा रहा है. तो इसका आंसर होगा हमेशा ही, देखिए, जो आपका स्लोप है और जो रिएक्शन है जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से उसका स्लोप डाउन में जा रहा है और जाते जाते जीरो पहुंच जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट है स्लोप ऑफ द कर्व, हमेशा के में आता है आपके पास. तो इट मीन्स के आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि किस में जा रहा है, नेगेटिव वे में जा रहा है. कभी ऊपर को जा रहा है तो पॉजिटिव वे में जाता है. क्लियर हो गया? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फॉर अ रिएक्शन, लेट कर लीजिए आपके पास रिएक्शन है ए और बी, ये रिएक्टेंट है और दोनों ने ऐड करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया. द रेट लॉ इज गिवन. रेट इज इक्वल आपके पास के ए की पावर 1 बी की पावर 2. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो याद रखिएगा, ए की पावर 1 है, बी की पावर 2 है. तो इट मीन्स ए फर्स्ट ऑर्डर और बी क्या है, सेकंड ऑर्डर शो कर रहा है. ठीक है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली हम ऐड कर लेते हैं जो पावर्स होती हैं फर्स्ट में. ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट है आपके पास राइट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. ठीक है, दिल्ली 2014 में आया है. तो फर्स्ट का आंसर तो आप डायरेक्टली निकालोगे. फॉर रिएक्शन ए प्लस बी रेट इज इक्वल के ए की पावर 1 बी की पावर 2 है. तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, जब ऑर्डर निकालते हैं डायरेक्टली हम ऐड कर लेंगे. ठीक है. तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. क्लियर नॉट? तो इट मीन्स दिस इज द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी. नेक्स्ट हम देखते हैं सी यूनिट. तो यूनिट हमेशा याद रखिएगा, के की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स. क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. स्टार्टिंग में कहा गया कहते फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है के इज इक्वल 1/t. तो टी ओनली एक वेरिएबल्स है, जबकि 2.303 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है और लॉग r/r0 भी कॉन्स्टेंट है पीछे को, क्योंकि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पहले पढ़ चुके हो. क्लियर नॉट? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल टेल मी. ओके बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 30. देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. रेट कांस्टेंट, वही पुराना. एक्टिवेशन एनर्जी ये, ठीक है, दिल्ली 2014 में आए. बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्या रहे, याद रहे. ठीक है. रेट कांस्टेंट क्या है आपके पास, ये है रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. क्लियर? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी. अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिटी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देन आपके पास क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट. क्लियर नॉट? ये आपके पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है. तो देखते हैं इसका आंसर. इट इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट. ये आपके पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है एंड इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी. जब आपके पास क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट होगा वो 1 आएगा. ठीक है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आएगा जब उसकी पावर में जीरो होगी, ये भी याद रखना. नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बता सकते हैं आप? वो मिनिमम एनर्जी जिससे आपका, ठीक है, जिससे आप किसी भी चीज़ को एक्टिव कर सकते हो, उसको एनर्जी जनरेट कर सकते हो. ठीक है. देखिए, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट. लेट कर लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है. ठीक है. अब आपने रिएक्टेंट ले लिया. रिएक्टेंट क्या करेगा, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो किसी और से रिएक्शन करेगा, देन उनके बाद क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो भी एक्टिव. ठीक है. तो इट मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. तो इट मीन्स आपके पास क्या फॉर्मेशन करेगा, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. क्लियर हो गया? इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. क्लियर? ओके. नेक्स्ट देखिए, समझ में आ गया एक्टिवेशन एनर्जी. ये आपके पास क्या, मिनिमम एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी अमाउंट वो एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और क्या फॉर्मेशन कर देगा आपके पास, फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. तो इट मीन्स एक ऐसा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा जिसमें आपके पास कॉम्प्लिकेटेड होगा. क्लियर हो गया? और उसे बोलेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी समझा चुके हैं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. ठीक है बेटा, हाउ डज अ चेंज इन द टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. ये बहुत बार आया है पेपर में. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शंस के थ्रू. ठीक है. तो हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटिवली. क्लियर? ऑल इंडिया लेवल्स में आया है. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास, आपके माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है. क्लियर? हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस कैन बी रिवर्स क्वांटिटिवली. क्लियर? द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर.
ठीक है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर बिकॉज दीज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एंड बिकम्स नियरली डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन द टेम्परेचर। तो इट मीन्स डायरेक्टली क्या होता है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो जाता है एवरी टेम्परेचर पर। द इफेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटिवली बाई आर्डिनियस इक्वेशन k इज इक्वल a e की पावर minus E upon RT, where EA is equal activation energy of the reactions, A is equal frequency factors, clear or not? तो इट मीन्स आपसे कह रहे हैं कि जो इक्वेशंस है, ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है, इंक्रीज करेंगे तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है कभी भी कोई रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज करती है, कोई रिएक्शन एकदम से फास्ट होती है तो उसके लिए डिपेंड करता है आपके पास टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर होगा तो आपकी रिएक्शन ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और आपका टेम्परेचर ग्रेटर होगा तो ग्रेटर आपकी रेट होगा। क्लियर हो गया? तो रेट कांस्टेंट के आपका, ठीक है, इंक्रीज करेगा देन विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड बिकम्स नियरली डबल, क्योंकि इसकी वैल्यू 2.30 समथिंग होते हैं, 2 के अप्रॉक्स मान लेना, ठीक है। वैल्यू फॉर्मूले से निकाल था के की वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्मूले से आपने जब के निकालोगे तो वो आपके पास कंप्लीट क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एंड बिकम्स नियरली डबल फॉर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर। वो भी कितना होगा, 10 डिग्री के अप्रॉक्स होगा। द इफेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई आर्डिनियस इक्वेशन k इज इक्वल a e की पावर माइनस e अपॉन आर टी होता है आर्डिनियस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आप चाहे तो उसको लॉग लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, देन आपके पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अफेक्टेड होता है, येस, ठीक है, इट इज़ अफेक्टेड, ठीक है। द टेम्परेचर, फिर इसमें आगे बोलेंगे द रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, क्लियर नॉट? दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर नॉट? एंड हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट, बिकॉज इट विल बी डबल, क्लियर नॉट? लिखा आपको, ठीक है, बिकम्स नियरली डबल हो जाएगा हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर 10 डिग्री बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, 20 होगा तो 40 हो जाएगा, 40 होगा तो 80 हो जाएगा, 80 है तो 160 हो जाएगा, ठीक है, 100 है तो 200, क्लियर नॉट? इट मीन्स वो डबल 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 करके राइज होगा, क्लियर नॉट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन नाउ वी विल टेल माय डियर स्टूडेंट, क्लियर नॉट? ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम। और हाँ बेटा, आपसे एक और बात करनी थी, इसी वीडियो में बता रहे हैं हम कि आप अपनी डाइजेस्ट ले लीजिए, हेल्प बुक्स ले लीजिए और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रीवियस सेशन के पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस सारी चीज़ों को आप एक अपने डाइजेस्ट, ठीक है, अपने नोट्स को आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए कि फर्स्ट चैप्टर्स में क्या था, सेकंड चैप्टर में क्या है, थर्ड चैप्टर में पहले आपका सिलेबस देखिए, देन उसके बाद आप नोट्स जितना भी आपके पास नोट्स प्रिपेयर उनको देखिए, कौन सा टॉपिक आपका छूट गया वो देखिए, कौन से टॉपिक आपने करने हैं देखिए, उसके न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कीजिए। बेटा आप पे डिपेंड करता है कि अब आपको अपनी स्टडी कैसे करनी, क्लियर नॉट? तो इसलिए अपने माइंड को सेटअप कीजिए कि आपको कैसे स्टडी करनी है, कैसे अपने मार्क्स गेन करने, क्लियर नॉट? ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे, टेक स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट। Like, share and subscribe now these channels for latest updates.